हेलो एवरीवन। सो दिस इज क्लास नंबर 2 ऑफ योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले टॉपिक। ठीक है। इन दी क्लास नंबर 1 वी हैड डिस्कस्ड ऑल दी discussions, we had discussed all the concepts जो भी अपना था, and you must have found that topic is very easy। ठीक है। एंड उसमें से कुछ क्वेश्चंस अपने इक्विटी के अंदर में किए हुए हैं। तो आज क्या स्टार्ट करें? सो दिस विल बी क्लास नंबर 2 एंड टुडे विल बी डूइंग को रीडिंग्स का क्वेश्चंस अपने करने वाले हैं। एंड एज डिस्कस्ड इन दी फर्स्ट क्लास दैट वी विल बी डूइंग दी चैप्टर एंड क्वेश्चंस तो अपने को करने ही है, बिकॉज देयर आर ओनली जस्ट 5-6 क्वेश्चंस। एंड जो अपना चैप्टर का मिडिल वाला एग्जांपल्स वो सभी अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्विकली आपको यहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। या यू कैन सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स मैकेनिज्म रिस्क्स एंड बेनिफिट। तो इसमें अपने जो भी मेरे को लगेगा एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स वो अपने करेंगे। लर्निंग मॉड्यूल सेल्फ असेसमेंट। ओके। The following statement relate to the ecosystem of stakeholders in a corporation. Complete each statement by selecting one of the following: agent, principal, contractual, principal agent, employer और employee। तो अपने को ये सब वर्ड्स यूज करके ये fill in the blanks करना है। सबसे पहला, in a corporation the board of directors is elected to act as what? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या चीज के लिए एक्ट इलेक्ट किया जाता है? टू एक्ट एज व्हाट? एजेंट। राइट। एजेंट। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? एजेंट। अपने को ये सब वर्ड्स यूज करना है। इज इट फाइन? Next, in a corporation, shareholders are what? Owners. They are actually what? Principal. Very easy. यहाँ पे क्या आ जाएगा? Principal. Next, customers have a dash relationship with a corporate issuer. It will be what? Contractual. याद है ये अपने जब सेकंड लास्ट वाला एलओएस कर रहे थे उसमें डिस्कस किए थे। कस्टमर सप्लायर्स का क्या होता है सर? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है विद द कंपनी और विद द कॉर्पोरेट इशूअर। हो गया। ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है दैट इज मोर एक्सप्लेनेटरी सॉल्यूशन। बट मेरे को लगता है एक बार आपको रीड जरूर करना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन के अंदर में, जो छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस है। नॉट आई एम टेलिंग कि बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन रीड करो, सो दैट जब अभी छोटे क्वेश्चंस रीड करते हो ना, तो जो आप चैप्टर में पढ़े हो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्रक्स समझ में आ जाता है। चीज समझ में आया कि क्या करना है? एक बार रीड जरूर करना है। देखो क्या लिखा है? कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस वेयर द इंटरेस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल एंड द एजेंट डाइवर्ज। मतलब बोल रहा है कि सर जो एजेंट है, जो मैनेजर है, मैनेजमेंट है, एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ओनर्स का बीच का जो इंटरेस्ट है, देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट इफ देयर इज अ डाइवर्जेंस। दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है, क्योंकि शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट है दैट इज अबाउट द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, वेयर एज एजेंट का क्या एजेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है कि सर वो लोग रिस्क क्या ले, कम ले, और वो लोग को जो सैलरी आ रहा है ना वो टाइम पे आते जाए। Resulting in the agency cost, yes, because you will appoint what? The auditors and all. Identify and explain an example of an agency cost for a corporate issuer। तो obviously ये तो एग्जाम्पल ऐसा तो आएगा नहीं जहाँ पे आपको लिखने के लिए बोलेगा, बट इफ यू रीड you will get a knowledge। An example of an agency cost for a public company is the cost of hiring an external independent auditor for the financial statement and internal कंट्रोल्स के लिए। ऑडिट फेस आर पेड बाय द इशूअर, अ कॉस्ट बोर्न बाय द शेयर होल्डर। याद है ये लैंग्वेज अपने यूज किए थे क्लास के अंदर में कि जो कॉस्ट है दैट विल बी पेड बाय द company, but it is borne by whom? Shareholders. To mitigate the risk that the financial statements are materially misstated from generally accepted accounting principles। अब देखो यहाँ पे जो आपको ये नया नॉलेज पता लगा जो अपने क्लास में डिस्कस किए थे, हाउ यू शुड अप्रोच इन योर थ्योरी चैप्टर्स, आपको तुरंत अपने स्क्वाइजर पे जाना चाहिए एंड वो जो एजेंसी कॉस्ट वाला पॉइंट है उसके बगल में लिखना चाहिए आपको। प्लीज जाइए स्क्वाइजर में। मैं भी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ स्क्वाइजर का एजेंसी कॉस्ट वाला पॉइंट। ये रहा, ये ना एजेंसी कॉस्ट। उसके बगल में वी शुड मेक अ नोट। सर कैसे लिखे? एकदम शॉर्ट में लिखो कि हाँ, एजेंसी कॉस्ट का एग्जांपल में लिखो डैश करके कि इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज द एजेंसी कॉस्ट, द एजेंसी कॉस्ट इज द अपॉइंटिंग एन ऑडिटर। एजेंसी कॉस्ट विल बी appointing an auditor for the financial statement, for the financial statement. This cost is to be borne by the shareholders, this cost to be borne by the shareholders, that's it। आपको बस 2 लाइंस में लिखना है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप पूरा का पूरा ये बैठ के लिखो। अगर आपको यही पूरा लिखना है तब तो आप यहीं पे रेफर कर लो ना।
यू कैन जस्ट मेक अ पेज रेफरेंस कि अगर कोई बच्चे को चाहिए कि नहीं सर मेरे को तो ये पूरा लाइन पढ़ूंगा तो ही समझ में आएगा, तो एक काम करो ना, स्क्वाइजर में जाके आप ऐसा कर सकते हो, पेज नंबर 188 लिख लो, या पे लिख लो पेज नंबर 188 कोर का, ताकि जब आप एजेंसी कॉस्ट का लाइन पढ़ रहे हो तो आपको पैरेलली कोर रीडिंग भी खोल के रखना पड़ेगा, और वो जो एग्जाम्पल है ना वो साथ में देखना पड़ेगा। मतलब डिपेंड करता है हाउ यू आर कंफर्टेबल। मेरे को लगता है 2 लाइन इज सफिशिएंट, बिकॉज आपको वहां पे कोई एग्जाम में लिखने नहीं बोल रहा है, बट एजेंसी कॉस्ट का एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए, इसलिए आपने 2 लाइन लिखा है। चीज समझ में आ रहा है हाउ यू शुड अप्रोच। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहला, मैच द मैकेनिज्म टू मैनेज रिलेशनशिप और सेटल डिस्प्यूट्स विद द एप्लीकेबल स्टेक होल्डर्स। सबसे पहला बोल रहा शेयर होल्डर, मैच द मैकेनिज्म टू मैनेज द रिलेशनशिप और सेटल डिस्प्यूट विद द एप्लीकेबल स्टेक होल्डर। ओके, सो दिस आर द स्टेक होल्डर्स। जो लेफ्ट वाला कॉलम है, दोज आर व्हाट एक्चुअली स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, क्रिएटर्स, मैनेजमेंट। कैसे अब रिलेशनशिप मैनेज होगा? सबसे पहला एडहॉक कमिटी किसमें बात किए थे? क्रिएटर्स वाले में। ये जो एडहॉक कमेटी याद है, क्रेडिटर्स, सर क्या था एडहॉक कमेटी, याद दिलाइए सर। जहाँ पे डेट होल्डर्स एक कमेटी बनाएंगे कि सर जो कंपनी है कॉर्पोरेट इशूअर, वो जो डेट होल्डर्स है उसका पैसा दे नहीं पा रहा है, तो डेट होल्डर्स, कुछ डेट होल्डर्स मिलकर दे विल मेक अ कमेटी वेयर दे विल ट्राई टू नेगोशिएट और दे विल रीस्ट्रक्चर द लोन का टर्म्स एंड कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इयर्स, इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एडहॉक कमेटी किससे रिलेटेड होगा? क्रेडिटर्स से रिलेटेड। प्रॉक्सी कॉन्टेस्ट किससे रिलेटेड था? शेयर होल्डर्स। प्रॉक्सी कॉन्टेस्ट क्या था? याद करने का ट्राई करो कि सर जहाँ पे जो एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स है वो प्रॉक्सी को बोलेंगे यार कि आप वोट मेरा जो प्रपोजल है उस पे दो, जो मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं उस पे दो। तो शेयर होल्डर्स किससे रिलेटेड हो गया? प्रॉक्सी कॉन्टेक्स्ट। स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? मैनेजमेंट, ईसॉप्स। स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशन, ऑप्शंस, शेयर्स, that will be related to what? Management. Is it fine? Next, a dash may be called when requested by a specific minimum number of calling shareholders as detailed in the company's bylaws or the charter. It will be what? EGM. Extraordinary general meeting may be called when requested by a specific minimum number of calling shareholders as detailed in the company bylaws or charter. मे बी कॉल्ड व्हेन रिक्वेस्टेड, एडॉक बेसिस पे बात किए थे। एजीएम हर साल में एक बार बुलाना पड़ेगा, वेरस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या डिपेंड करता है? सर डिपेंड क्या चीज पे करता है? इफ देयर इज अ चेंज इन द बाय लॉ और द अमेंडमेंट्स, इफ देयर इज अ मर्जर्स और एक्विजिशन, if there is a special election that is required, then only EGM is required. All those 2-3 scenarios आपको याद रखना पड़ेगा कि EGM क्यों बुलाया जाता है। Next, studies have shown that improvements in the corporate governance practices dash द लाइक्लीहुड ऑफ अ क्रेडिट रेटिंग। बोल रहा है कि अगर सर मान लो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस है वो अगर स्ट्रांग हुआ, उसके वजह से कंपनी का क्रेडिट रेटिंग का मतलब सबको पता ही है, यू हैव डन द फिक्स्ड इनकम, राइट? क्रेडिट रेटिंग विल इंप्रूव, इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज, ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज। डैश विल विल इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अ क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होगा, विच टेंड्स टू डैश द कॉस्ट ऑफ डेट। अगर कंपनी का क्रेडिट रेटिंग इंक्रीज होता है तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है? इट विल डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे अपग्रेड और यहाँ पे क्या? डिक्रीज, थर्ड वाला। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड एनालिस्ट कंसिडर अप अबाउट अ कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द स्टेक होल्डर्स? तो यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ प्लीज, हाँ, ये एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बिल्कुल भी, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। आपको रीड करना अपने नॉलेज के लिए, ऑब्वियसली यू कैन। क्वेश्चन नंबर 1, a construction firm has the opportunity to invest in a high risk high reward capital infrastructure project। ठीक है, जो पूरा कंस्ट्रक्शन फर्म है उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, एंड वो प्रोजेक्ट क्या होने वाला है? हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। मतलब रिस्क भी ज्यादा होगा, रिटर्न भी ज्यादा होगा। Which of the following could be a reason why the company decides not to pursue the project? बोला कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें हो सकता है सर जो मैनेजमेंट है वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करे? याद करने का ट्राई करो, मैनेजमेंट कोई सा भी रिस्क प्रोजेक्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है? सर अगर वो लोग को सैलरी कॉम्पनसे जो सैलरी का कंपोनेंट मिल रहा है ना उसके अंदर में कैश कंपोनेंट ज्यादा है, तब हो सकता है वो लोग ये सब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि रिस्क भी है ना, रिस्क इज ऑल्सो वेरी हाई। ऑप्शन नंबर ए, द कॉम्पनसेशन ऑफ बिजनेस इज क्लोजली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द कंपनीज बिजनेस। Management receives excessive all cash compensation. Management has, recent, has recently received a generous option reward in the company shares। बताओ, ऑप्शन नंबर बी, ये अपने लिखे भी थे, कैश कॉम्पनसेशन अगर हाई है तो सर वहां पे कंपनी जो है वो हाई रिस्क के प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट ना करे, जो मैनेजमेंट है वो रिस्की प्रोजेक्ट्स हो सकता है एक्सेप्ट ना करे। नेक्स्ट, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे अपने को आंसर पता लगे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बट जब आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो प्लीज यू शुड रीड ऑल दीज 3 ऑप्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट।
आंसर करेक्ट हो भी गया तो वेरी इंपॉर्टेंट ये तीनों ऑप्शंस आप रीड करो, क्योंकि जब आप तीनों ऑप्शंस रीड करोगे ना, वो एक अलग नॉलेज इन्हांसमेंट होगा एज कम्पेयर टू उसको ऐसा अगर तुम 3 टाइम्स 4 टाइम्स रीड कर रहा है, इट विल नॉट डू द वैल्यू एडिशन फॉर यू। चीज समझ में आ रहा है कि सर अगर आंसर करेक्ट भी हो रहा है तो भी प्लीज आपको ऑप्शन नंबर बी क्यों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए क्यों रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे प्लीज आपको रीड आउट करना है, सो दैट जब आपने इसको एजर में पढ़ लिया और यहाँ पे जब आप कॉन्क्रीटली चीज को पढ़ोगे तो वो एकदम हाई रिटेन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट, which of the following best describe dual class share structure? Dual class share structure can be easily changed over time. Company founders can maintain significant power over the organization. Conflict of interest between the management and the stakeholders group are less likely than with single class structure. बताओ, which option is correct? Option number B. Company founders can maintain significant power over the organization because sir, one of the class will have what higher voting power. Even though you are holding less percentage, उसके बावजूद क्या आपका वोटिंग पावर हाई होगा, राइट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन केस ऑफ डुअल क्लास स्ट्रक्चर। पूरा डुअल क्लास स्ट्रक्चर कैन बी इजिली चेंज्ड ओवर टाइम, रॉन्ग, सॉरी। Dual class structures can be easily changed over time. No, this is wrong. For dual class structure can change over time. Conflict of interest between the management and the stakeholders are less likely than with the single class structure. No, dual class में तो और होगा ना, because class A class B shares, sir, one of the group have more voting right, one of the group have more dividend right. यहाँ पे बोल रहा था are less likely, no, it will be more likely, there will be more conflict. Next, a controlling shareholder of Steel Creek Corporation owns 55% of the Steel Creek shares. देखो controlling shareholder बोल रहा है, controlling मतलब क्या सर, 50% से ज्यादा होल्ड कर रहा है, तो देखो यहाँ पे 55% मतलब activist shareholder sort of हो गया, controlling stakeholders, and the remaining shares are spread among a large group of shareholders, मतलब minority interest, बहुत सारे सर लार्ज ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत जन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है रिमेनिंग 45%। इन दिस सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर मोस्ट लाइकली टू अराइज बिटवीन द shareholder and the bondholder? No. The controlling shareholder and the managers? No. The controlling shareholder and the minority shareholder? Yes. ये अपने डिस्कस किए थे कि सर जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है ना, दे विल ट्राई टू टेक एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट, माइनॉरिटी शेयर होल्डर। एग्जाम्पल क्या था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। एग्जाम्पल वाज, सॉरी, एग्जाम्पल वाज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। 1 सेकेंड, ये बार बार पेज खुल जा रहा है। या ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे इतना बड़ा एग्जाम्पल है, नॉट रिक्वायर्ड। Which of the following stakeholders are most likely to demand higher returns and risk premium when faced with greater information asymmetry due to the greater potential conflict of interest? बोल रहा है कि आउट ऑफ जो भी ऑप्शन नंबर ए बी सी के अंदर में दिया है, कौन सा पार्टी सर हायर डिमांड, हायर रिस्क फेस करेगा, हायर रिटर्न डिमांड करेगा, एंड किसके अंदर में इंफॉर्मेशन असिमेट्री ज्यादा होगा ड्यू टू ग्रेटर पोटेंशियल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? सबसे पहला, डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स, ऑब्वियसली नो, डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स तो सेम ग्रुप है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मैनेजर्स। सप्लायर्स एंड द कस्टमर्स, नो, बिकॉज सप्लायर्स और जो कस्टमर्स है वो लोग तो एक्सटर्नल पार्टी है, वो लोग के पास तो सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स एंड द लेंडर्स, यस देयर विल बी व्हाट, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स कौन हो गए, बाहर के, जो लेंडर्स है सर, कंपनी का जो लेंडर्स है, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स एंड ऑल, दे कैन हैव मोर इन्फॉर्मेशन, they can have what, more information as compared to what, shareholders। तो यहाँ पे बोल रहा था which of the following are most likely demand higher risk and return, shareholders and lenders। ठीक है, shareholders and lenders will demand more return and they will face what, more information asymmetry as compared to other parties। नेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन दिख ही जा रहा है, आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइज, बट कोई भी एंगल से मिनिमाइज नहीं हो पा रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। An analyst is examining the governance of several companies in her coverage area, एग्जामिनिंग द गवर्नेंस ऑफ सेवरल कंपनीज इन कवरेज एरिया। ओके, तो बोला बहुत सारा कंपनीज को क्या कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंड लर्न्स दैट वन ऑफ द सीईओ इज हाईली इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। ठीक है, तो बोला वन ऑफ द सीईओ है ना, जो कंपनी का जो सीईओ है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली और चैरिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है।
थोड़ा सा अडानी वाला फील आ रहा है मेरे को तो। गौतम अडानी। दिस एक्टिविटीज may result in which one of the following misalignment of interest between the management and the shareholder? सबसे पहला self dealing, next entrenchment, third is insufficient effort. ऑप्शन नंबर सी इनसफिशिएंट एफर्ट क्यों करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तो आपको दिख ही गया होगा, बट क्यों करेक्ट है? बिकॉज अगर कोई भी सीईओ बहुत ज्यादा सर पॉलिटिकली और चैरिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, क्या वो बिजनेस में फोकस कर पाएगा? सोचो प्रैक्टिकली, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना हाईली इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज, नो, सो देयर विल बी इनसफिशिएंट एफर्ट बिटवीन द मिसअलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर्स का बेनिफिट का ध्यान कैसे रखेगा, बिकॉज वो तो क्या बहुत ज्यादा पॉलिटिकली और चैरिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सेल्फ डीलिंग क्या था, सब मैनेजर अपना फायदा देख रहा है, जो आई थिंक बिजनेस क्लास का एग्जाम्पल लिखाया था। इंट्रेंचमेंट का क्या लिखाया था अपने, स्टैगर्ड बोर्ड वाला, स्टैगर्ड बोर्ड इंट्रेंचमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे उस सब चीज से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, a dash corporate ownership structure involve many shareholders none of whom can exercise control over the corporation। तो ऑप्शन क्या आंसर क्या दिया ये लोग, डिस्पर्स्ड मतलब फैला हुआ। a dispersed corporate ownership structure involve many shareholder, एक होता कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता डिस्पर्स्ड। इक्विटी में एक वर्ड यूज किए थे अपने, फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड कहाँ पे यूज किए थे, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस के अंदर में, राइट। कि अगर सर कॉन्सेंट्रेटेड है इसका मतलब क्या, 2 3 आर दी मेजर शेयर होल्डर्स, वेर एज अगर फ्रेगमेंटेड है या डिस्पर्स्ड है मतलब क्या, बहुत सारा शेयर होल्डर्स। तो देखो यहाँ पे, a dispersed corporate ownership structure involve many shareholders none of whom can exercise control over the corporation। पूरा बहुत सारा शेयर होल्डर्स है तो obviously they'll not be able to apply the control। next, a company's management team whose compensation includes significant stock options and grants। बोला कि कंपनी का सर जो मैनेजमेंट टीम है जिसका कॉम्पनसेशन में सिग्निफिकेंट कंपोनेंट क्या है, स्टॉक्स, शेयर्स एंड ऑप्शंस, इज परसुइंग अ लार्ज डेट फाइनेंस्ड एक्विजिशन। बोला कोई दूसरा कंपनी को एक्वायर कर रहा है एंड दूसरा कंपनी के लिए क्या कर रहा है, ये लोग पैसा कहाँ से ला रहा है, इक्विटी इशू करके या डेट लेके, डेट लेके। और डेट लेने से किसको प्रॉब्लम होगा, क्लास में अपने बात किए थे सर, एग्जिस्टिंग डेट होल्डर्स को, राइट। बिकॉज सर कंपनी का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंपनी का जो क्रेडिट रिस्क है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। The management team discusses how this acquisition may not align with the interest of all stakeholders and it is proposed that they increase equity financing for the acquisition। तो बोल रहा है कि बताओ कि किसका इंटरेस्ट अलाइन नहीं होगा, और वो लोग क्या प्रपोज कर रहा है कि यार इक्विटी एक्विजिशन करते हैं, मतलब इक्विटी फाइनेंसिंग करता है, मीन्स बाय इशूइंग द शेयर्स। इंक्रीजिंग इक्विटी फाइनेंसिंग फॉर द ट्रांजैक्शन वुड इंक्रीज सपोर्ट बाय विच स्टेक होल्डर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कंपनी का प्लान था डेट से पैसा उठाने का, फिर बाद में चेंज करके उसको इक्विटी से पैसा रेज करने का प्लान किया। बोले जो इक्विटी से पैसा रेज करने का कंपनी प्लान कर रहा है ना, कौन इस प्रपोजल को सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा? डू यू थिंक शेयर होल्डर सपोर्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज शेयर होल्डर्स अगर अगर शेयर होल्डर सॉरी, अगर कंपनी इक्विटी होल्डर से पैसा रेज करेगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर? वो लोग का ओनरशिप डाइल्यूट होने वाला है। अपने बात किए थे क्लास में सर, इफ द कंपनी इज रेजिंग द मनी थ्रू द इक्विटी फाइनेंसिंग, द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैज टू व्हाट, डाइल्यूट, उनका ओनरशिप क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और सर अगर कंपनी डेट से पैसा रेज करता है, इसका मतलब कौन उसके अगेंस्ट में होगा, डेट होल्डर्स। तो सर डेट होल्डर्स तो सपोर्ट करेगा कंपनी क्या ले, इक्विटी फाइनेंसिंग कराए। यहाँ पे वही पूछा था, increasing equity financing for the transaction would increase support by which stakeholders, obviously debt holders, obviously debt holders will support। फिर यहाँ पे यह वह एक्सप्लेनेटरी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट ईयर, which of the following statement about EGM is true? The appointment of external auditors occurs during an EGM? No, external auditors are appointed in the AGM, not EGM। A corporation provides an a corporation provides an overview of the corporate performance at the EGM? No, overview about the performance कहाँ पता लगता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पे अडॉप्ट होता है, AGM या AGM? AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग, नॉट EGM। An amendment to a company's bylaw typically occurs during what, EGM? Yes, option number C is correct, straightforward। Next, क्वेश्चन नंबर 1, which of the following best describe shareholder activists? बंगाल वाला एग्जांपल दिए थे, एक्टिविस्ट, शेयर होल्डर एक्टिविस्ट हेल्प स्टेबलाइज अ कंपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। यस, बात किए थे कि सर वो लोग सर फायदा देखेंगे क्या, सर कंपनी का लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए, एंड दे वांट कि वो लोग का पर्सन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या बैठे, एंड टू अलाइन दी देयर इंटरेस्ट विद द कंपनीज का। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, हैव लिटिल इफेक्ट ऑन द कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स? नो, हैव मोर इफेक्ट ना, मटेरियल इम्पैक्ट।
are unlikely to alter the composition of the company shareholder base. No, they will alter the companies का shareholders, because वो लोग आ गए ना बोर्ड पे, तो they will become what, majority shareholders. यहाँ पे बोला unlikely to alter, no, this will alter. बोला कि शेयर होल्डर का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, इट विल चेंज ना, क्योंकि नाउ दे विल बी बोर्डेड एज द मेजर शेयर होल्डर्स. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Which of the following is typically used to represent creditors interest? सबसे पहला एडॉक कमिटी. यस, क्रेडिटर्स इंटरेस्ट यही था एडॉक कमिटी, जो बॉन्ड वाला अपने एग्जांपल लिए थे. पॉइजन पिल क्या था, राइट इशू. टेंडर ऑफर क्या था, कि सर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो लोग को कौन बोल रहा है, एक्टिव शेयर होल्डर बोल रहा है कि आके आप अपना शेयर्स मेरे को बेच दीजिए. राइट, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द क्रेडिटर्स इंटरेस्ट. A primary responsibility of the board's audit committee does not include. अच्छा बुरा क्या चीज इंक्लूड नहीं होगा, सबसे पहला oversight of the accounting policy. Yes, this is the objective of audit committee. Option number B, adoption of proper corporate governance. No, this was the objective of what? Governance committee or nomination committee. Option number B is wrong. Option number C, recommendation remuneration for the external auditor. Yes, this is the objective. Option number A, option number C is the responsibility of the audit committee. आपसे पूछा था which of the following is not a responsibility. Option number B is correct. Which of the following is true of shareholder activism? Shareholder activist rarely include hedge fund. No, मैंने अंडरलाइन भी करवाया था और लिखाया भी था. हेज फंड मेजरली आर व्हाट, शेयर होल्डर्स एक्टिविस्ट. ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटर्स प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन द शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म. बिल्कुल भी नहीं. रेगुलेटर्स डज नॉट प्ले अ प्रोमिनेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते. अ प्राइमरी गोल ऑफ द शेयर होल्डर एक्टिविज्म इज टू इंक्रीज शेयर होल्डर वैल्यू. यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ट्रू और फॉल्स. इन्वेस्टर्स रिसीव, ऑब्वियसली देखो अभी क्वेश्चन में तुमसे ऐसे नहीं पूछेगा, दो ऑप्शन नहीं देगा, तीन ऑप्शन देगा. ठीक है. Investors receive information similar in content and form, including audited disclosure, both from both private and public companies. No, सर कौन से कंपनीज के अंदर में सबसे ज्यादा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जरूरी है? पब्लिक में, प्राइवेट में तो कम है ना. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, ये वाला देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. अ कंपनीज compensation committee seek to discourage excessive risk taking by managers is mostly likely to design an incentive compensation plan that, बोला जो कंपनी का कॉम्पनसेशन कमेटी होगा ना, जो डिसाइड करेगा इन टर्म्स ऑफ हाउ मच द कॉम्पनसेशन इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द डायरेक्टर्स एंड ऑल. बोला a company's compensation committee seeking to discourage excessive risk taking by the managers, seeking to discourage excessive risk, वो लोग ज्यादा रिस्क नहीं ले, is most likely to design incentive compensation plan. और उसका compensation plan, सर मैनेजर्स का जो compensation plan है ना, उसमें अपने क्या चीज इंक्लूड करे ताकि वो लोग एक्सेसिव रिस्क नहीं ले. एक काम करिए ना सर, शेयर्स डालिए, शेयर्स अलॉट करिए ताकि वो लोग एक्सेसिव एक्सेसिव रिस्क ना ले. राइट. एंड अगर आप ऑप्शंस डालोगे तो वो एक्सेसिव रिस्क लेंगे. यस. आप कैश डालोगे वो लोग एक्सेसिव रिस्क लेंगे नहीं. ठीक है. कैश कंपोनेंट में भी दे विल नॉट टेक एक्सेसिव रिस्क. सबसे पहला, अलाउड डायरेक्टर्स एंड मैनेजर टू हैव ग्रेटर डिस्क्रिशन ओवर देयर रेम्यूनरेशन. इज लाइक आप उनको बोल रहे हो, आप बताओ कि आपको क्या सैलरी चाहिए, कितना कितना अपने कैश रखे, कितना अपने शेयर्स रखे. दैट यू विल नॉट अलाउ. ऑप्शन नंबर बी, इंक्लूड अ वेरिएबल कंपोनेंट कंप्राइजिंग स्टॉक ऑप्शंस कॉन्टिंजेंट और द नियर टर्म स्टॉक परफॉर्मेंस. नो, अपने बात किया अभी जस्ट. ऑप्शंस रखोगे तब तो लोग ज्यादा रिस्क लेंगे ना, बिकॉज कॉल ऑप्शन तो लैप्स हो जाता है. Grant shares rather than options that vest over several years are subject to minimum holding requirement. Perfect. शेयर्स दोगे तो लोग कम रिस्क लेंगे. यहाँ से आप, यह क्वेश्चन में आपसे पूछा था सर क्या चीज अपने प्लान में डाले ताकि वो लोग रिस्क कम ले. शेयर्स. शेयर्स डालने से दे विल टेक व्हाट, लेस रिस्क. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट. Which of the following is not a benefit of an effective corporate governance structure? ये लास्ट वाले एलओएस से पूछा है. मतलब which of the following is not a benefit of a effective corporate governance? सबसे पहला, operating performance can be improved. Yes. Corporate governance, strong internal control, strong policies and procedures, सर कंपनी का जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो स्ट्रांग हो जाता है. अ कॉर्पोरेशन कॉस्ट ऑफ डेट कैन बी रिड्यूस. यस. स्ट्रांग कॉर्पोरेट गवर्नेंस से सर देयर विल बी
कॉस्ट ऑफ डेट विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज अल्टीमेटली सर कंपनी का जो क्रेडिट रेटिंग होगा वो हाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल। क्रेडिट रेटिंग हाई होने से द कॉस्ट ऑफ डेट विल व्हाट रिड्यूस। Corporate decisions and activities require less control. No. Which of the following is not a benefit? So this is not a benefit. Corporate decisions and activities require less control. No, they will require more control. Option number C is wrong. Well, option number C will be the answer. An investment analyst would likely to be most concerned about an executive compensation plan that पूरा जो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है ना, एनालिस्ट है, वो सबसे ज्यादा कंसर्न कब होगा? एग्जीक्यूटिव जो कंपनसेशन प्लान है, सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर को जो पैसा मिल रहा है ना, उसका प्लान में क्या चीज हो, वेरीज ईच ईयर, हर साल अगर वो चेंज हो रहा है, is consistent with the compensation plan of companies competitors, is a cash based only without an equity component. Option number C, एकदम क्लियर कट। अगर आपको पता है फिक्स्ड सैलरी मिल रहा है तो क्या आप उतना ज्यादा काम करोगे? नहीं। अगर आपको पता है आपको इक्विटी शेयर्स भी मिलेगा तो आप ज्यादा काम करोगे? बिल्कुल। एज एम्प्लॉय यू वांट ना शेयर का प्राइस इंक्रीज करे बिकॉज यू आर ऑल्सो होल्डिंग दी शेयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपको क्या चीज का सबसे ज्यादा टेंशन होगा अगर सर एग्जीक्यूटिव का कॉम्पनसेशन में सिर्फ कैश है? दैट इज वरीसम। Benefits of effective corporate governance include all of the following except पूछ रहा है, very important। सबसे पहला avoidance of fraud। Benefits of effective corporate governance include all of the following। बोला which of the following is a risk। उल्टा बात करें, बोला कौन सा बेनिफिट नहीं है, इसका मतलब कौन सा रिस्क है? अवॉइडेंस ऑफ फ्रॉड। अवॉइडेंस ऑफ रिस्क, रिस्क के अंदर में तो फ्रॉड होगा। हायर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ये तो बेनिफिट है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट। ऑप्शन नंबर ए, अवॉइडेंस ऑफ फ्रॉड। क्वेश्चन नंबर 4 तो बड़ा है, नॉट रिक्वायर्ड, ये भी जरूरत नहीं है। ओके, चलो आते हैं अब चैप्टर एंड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे अगेन देयर आर ओनली जस्ट 5 क्वेश्चंस और उसके अंदर में भी नॉन रिप्रेजेंटेटिव इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, बिकॉज वो पूरा रिटर्न है ना। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 रिप्रेजेंटेटिव है। बट एक बार अपने रीड करते हैं डेटा क्या बोल रहा है। कोब स्टील लिमिटेड is a major Japanese steel manufacturer formed in 1905 that supplies global manufacturer of car, planes and trains। पहले चीज को समझिए क्या बोल रहा है। सर जो ये कोब स्टील लिमिटेड है ये क्या करता है? सर स्टील मैन्युफैक्चरर है। सर फॉर्म्ड इन 1905 रेलेवेंट है बिल्कुल भी नहीं, कब फॉर्म हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला क्या जरूरी है, ये स्टील मैन्युफैक्चरर है एंड वो क्या करता है सर? सप्लाई करता है। किसको सप्लाई करता है सर? जो कार, प्लेन और ट्रेन जो बनाती है ना, उनको ये क्या प्रोवाइड करता है? स्टील प्रोवाइड करता है। तो इनके लिए वो जो कार, प्लेन और ट्रेन जो मैन्युफैक्चरर है, वो जो इसका खरीद रहा है रॉ मटेरियल विच इज स्टील, तो सर उन कोब स्टील एक्चुअली क्या हो गया उनके लिए? सप्लायर हो गया। एंड जो कार, प्लेन और ट्रेन बना रहा है वो क्या हो गया? कस्टमर हो गया कोब के लिए। इज इट फाइन? कोब इज अ सप्लायर and it is supplying what? It is supplying the steel to whom? The manufacturer of car, planes and trains। तो वो जो मैन्युफैक्चरर है वो कोब के लिए क्या बन गया? कस्टमर्स। और कस्टमर के साथ क्या होता? अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट। The company issued a report in March 2018 apologizing for falsifying data on the strength and durability of its aluminium, copper, steel products and iron ore पाउडर। जी समझ में कि बोला कंपनी ने इशू किया एक रिपोर्ट जिसके अंदर में वो लोग अपोलोजिस कर रहा है कि यार जो डेटा वो लोग ने प्रोवाइड किया था वो क्या है? फॉल्सिफाइंग, वेरी बैड, गलत डेटा दिया था। ठीक है, ऑन दी स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट, बोलो जो प्रोडक्ट के बारे में उनका जो स्ट्रेंथ वीकनेस जो प्रोवाइड किया है दैट इज रॉन्ग। दे हैव फॉल्सिफाइड द डेटा एंड उसके लिए दे आर व्हाट एक्चुअली सॉरी फॉर दैट। फॉलोइंग द स्कैंडल its stock sank to a 5-year low and its cost of debt jumped to record levels। बुरा है उसके वजह से सर आउटपुट क्या हुआ कि जो स्टॉक प्राइस है वो क्या हो गया? क्रैश, 5 ईयर लो में पहुंच गया। एंड कंपनी का क्रेडिट रेटिंग समझ में आ गया होगा, डाउनग्रेड हुआ, उसके वजह से कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो गया? बढ़ गया। बिकॉज सर कंपनी का जो बॉन्ड प्राइस है वो गिर गया होगा एंड कंपनी का जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो क्या हो गया? बढ़ गया होगा मार्केट के अंदर में। इज इट फाइन? बिकॉज ऑफ दैट कॉस्ट ऑफ डेट व्हाट इंक्रीज्ड। एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कॉमिटी, तो देखो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कॉमिटी इज लाइक एजेंसी कॉस्ट। जो एजेंसी कॉस्ट तुम लिखा था ना, वहां मैंने लिखवाया था आपको एक्सटर्नल ऑडिटर का, वहां पे प्लीज एक और एग्जांपल लिख लो, एक और लिख लो। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमिटी इज हायर्ड।
जो एजेंसी कॉस्ट का आपने एग्जाम्पल लिखा है, एन ऑडिटर इज हायर्ड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहीं पे सेकंड एक और बुलेट लिख लो कि सेकंड वाला हो गया इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमिटी, आईआईसी, सो दैट इज द कॉस्ट। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमिटी इन्वेस्टिगेटेड द मिसकंडक्ट एंड ऑथर्ड द रिपोर्ट। ठीक है, तो सर जो शेयर होल्डर है ना, वो अपॉइंट करेगा किसको, आईआईसी को, विच concluded that misconduct resulted from, बता रहा है कि जो मिसकंडक्ट हुआ है वो क्यों हुआ है। सबसे पहला, अ मैनेजमेंट स्टाइल दैट ओवर एम्फेसाइज्ड प्रॉफिटेबिलिटी एमिट इनएडिक्वेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये समझ में, कि सर जो मैनेजमेंट था उसका फोकस क्या था, प्रॉफिटेबिलिटी शो करना, रेदर देन व्हाट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वेरी बैड। और जब प्रॉफिटेबिलिटी क्यों शो कर रहा होगा, सैलरी बोनस के लिए, सिंपल सा बात है। तो ये तो खराब बात हो गया किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सर जो कस्टमर्स है ना, उनके लिए तो गलत बात है ना, बिकॉज दे हैव टेकन दी स्टील, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, गुडविल। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, they have what, over-emphasized profitability. Next, the imbalanced operation of plants that resulted in reduced awareness of quality compliance amongst the employees. तो ये तो employees के लिए खराब हो गया, बोल रहा है because of imbalanced operation of the plants that resulted in reduced awareness of quality compliance. अच्छा, quality compliance, product का quality compliance, and this is what issue amongst the employees. Insufficient quality control procedures that allow the misconduct to take place. Insufficient quality control. The report also emphasized that company had a culture that prioritized winning purchase orders and meeting delivery deadlines over ensuring quality. पूरा कंपनी का फोकस ना क्वालिटी पे ज्यादा नहीं था, फोकस था कि कैसे ना कैसे करके अपने को कार मैन्युफैक्चरर से क्या मिल जाए, ऑर्डर मिल जाए, एंड वी कैन सप्लाई मोर एंड मोर रॉ मटेरियल, विच इज व्हाट स्टील इन दिस एग्जांपल। कि सर कंपनी का फोकस वाज नॉट ऑन टू मेंटेन द क्वालिटी, बट रेडर टू गेट मोर एंड मोर व्हाट सेल्स, ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाए और क्या, प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पाए। दैट इज रॉन्ग, बहुत खराब बात है ये तो। मतलब अभी तो कस्टमर का आप जो फेथ है वो लूज करोगे, राइट। द कंपनी कमिटेड टू इम्प्लीमेंटिंग वेरियस मेजर्स टू प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ द मिसकंडक्ट। पूरा कंपनी क्या कर रहा है, जो ये मिसकंडक्ट हुआ है ना उसको अवॉइड करने के लिए दे आर डूइंग सर्टेन एक्शंस। सबसे पहला, रिगार्डिंग गवर्नेंस मेजर्स इंक्लूडेड द फॉलोइंग। क्या क्या कर रहा है, अपॉइंटिंग एन इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यस वेरी गुड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करो। हैविंग एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इंडिपेंडेंट। ये पॉइंट आई थिंक अपने क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होता है ना बोर्ड के अंदर में, दे शुड बी एटलीस्ट 50%। लिख लो प्लीज, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होता है दे शुड बी एटलीस्ट 50%, कम से कम 50% होना चाहिए। मतलब सर टू थर्ड, जा एक बार प्लीज, यहाँ पे आई थिंक मेरा ये रोटेट नहीं हो रहा है पेज, यहाँ पे जो अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला पॉइंट है ना, वहां पे लिख लो प्लीज, 50% और मोर देन दैट independent director should be appointed. At least 50% या greater than or equal to 50%, the independent board of directors should be appointed. ये कम से कम सर 50% या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए। मतलब अगर बोर्ड में अगर मान लो 10 है, 10 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें कम से कम 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या उससे ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैविंग एटलीस्ट वन थर्ड, इट शुड बी व्हाट, वन थर्ड थोड़ी, वो तो 33% होगा। Creating a nominating and compensation committee consisting of a majority of independent directors to serve as a voluntarily advisory body to the board of directors। यहाँ पे बोला consisting of majority, मतलब majority word यहाँ पे होना चाहिए, all should be what, independent directors। Creating an independent quality supervision committee consisting of external experts, very good, but यहाँ पे खर्चा लगेगा external experts को appoint करने का। Creating an audit and supervisory committee consisting of 5 members, 2 internal directors and 3 independent directors with background in legal, financial and industrial fields। But यहाँ पे तो जो ऑडिट कमिटी को ये लोग अपॉइंट कर रहा 5 मेंबर्स, उसमें भी क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई 3 की स्टेक होल्डर रिलेशनशिप ऑफ कोब स्टील एंड डिस्कस देयर रोल इन द मिसकंडक्ट। तो 3 की स्टेक होल्डर रिलेशनशिप क्या था, यहाँ पे अपने डिस्कस कर लिए। एक था सबसे पहला सर कोब, जो सप्लायर है, एंड दूसरा कौन, कस्टमर, राइट। सो देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप उसको रॉन्ग प्रोडक्ट बेच रहे हो, यू आर इंश्योरिंग द परचेज ऑर्डर रेदर देन व्हाट, इंश्योरिंग क्वालिटी, वेरी बैड। सेकंड इज विद द एम्प्लॉइज, about the quality compliance. Second will be with the employees. Third with the COB, which is the corporate issuer and the shareholders. And the shareholders को क्या आप गलत डेटा सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द स्टेक होल्डर इंसेंटिव एंड द कॉन्फ्लिक्ट दैट अरोज बिटवीन कोब मैनेजमेंट एंड द कंपनी
customers. Discuss the stakeholders incentive and the conflict that arose between the, अच्छा ये तो आपने बात कर ली है. Co management and the कंपनी का कस्टमर्स के बीच में क्या, कि सर आप कस्टमर्स को क्या बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हो, रॉन्ग क्वालिटी, so that is an issue. Which of the following is considered, देखो क्वेश्चन नंबर 3 is more representative, ठीक है. Which of the following is considered a best practice that would strengthen the measures discussed to prevent a reoccurrence of the misconduct? बोला है कि कौन सा measure सबसे सही है, perfect. सबसे पहला, a shareholders right plan, a stock based compensation plan, an audit committee composed solely of independent board members. अपने बात किए थे ना कि सर independent members होना चाहिए. यहाँ पे लोग क्या यूज किया था, 2 internal directors and 3 independent directors. No, it should be what? सर बेस्ड, मतलब पूरा का पूरा मेंबर्स क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. यहाँ से आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द बेस्ट प्रैक्टिस, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. यहाँ पे बोला स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशन प्लान. स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशन मतलब पूरा का पूरा क्या दे रहे हो, सिर्फ शेयर्स दे रहे हो, उनको कैश भी दो प्लस शेयर्स भी दो. शेयर होल्डर्स राइट प्लान, शेयर होल्डर्स राइट प्लान तो कुछ और ही हो गया, ये तो राइट इशू हो गया टू दी शेयर होल्डर्स, मतलब ये तो कोई मतलब ही नहीं है. ऑप्शन नंबर ए तो इररिलेवेंट है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Question number 4. Discuss the financial risk application for the post-scandal stock and bond price with regard to the investors' confidence. Obviously not representative, but discuss कर लेते हैं. बोला कि क्या implication होगा जब वो report आया था ना, stock price गिर गया, bond का yield बढ़ गया, तो what will be impact on the investors' confidence? Obviously it will take time. Even if you are taking the corrective measures, investors' का confidence uh, cannot be what you say restated as compared to the previous. जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इतना हाई था बिफोर वो जो रिपोर्ट इशू किया था ना, ये वाला स्कैंडल वाला रिपोर्ट, तो वो पहले जैसा तो नहीं हो सकता ना. इट विल टेक व्हाट सर्टेन टाइम, और उसके अकॉर्डिंग जितना वो टाइम लगेगा सर तब तक शेयर का प्राइस गिरा हुआ रहेगा. और इन्वेस्टर्स का जैसे जैसे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तभी सर शेयर का प्राइस बढ़ेगा. इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रिटर्न विल इंक्रीज, सर कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट विल इंक्रीज और कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल ऑल्सो इंक्रीज. ऑब्वियसली दैट विल टेक सम टाइम, तुरंत नहीं होने वाला है वो सब. क्वेश्चन नंबर 5. कोब स्टील कोप स्टील्स गवर्नेंस फेलियर मोस्ट लाइकली रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड. पूरा जो गवर्नेंस फेलियर था ना उसके वजह से क्या चीज रिड्यूस हो जाएगा, सबसे पहला कॉस्ट ऑफ डेट. नो, कॉस्ट ऑफ डेट रिड्यूस होगा कि हाई होगा, हाई होगा. एजेंसी कॉस्ट रिड्यूस होगा कि हाई होगा, हाई होगा. क्यों? क्योंकि आपने अपॉइंट किया ना यहाँ पे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमिटी, उसको पैसा देना पड़ेगा. आपसे पूछा था क्या चीज रिड्यूस होगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. यस, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज विल नॉट गेट रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस गवर्नेंस फेलियर. ऑप्शन नंबर सी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज विल व्हाट गेट रिड्यूस्ड. ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इट विल व्हाट इंक्रीज. ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट ऑफ डेट एंड एजेंसी कॉस्ट इट विल व्हाट इंक्रीज. परफेक्ट. चलो, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस था दैट आल्सो वी हैव डन. एंड जो चैप्टर के बीच वाला क्वेश्चन था प्लीज उसको आप रिवाइज करिएगा, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.